हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको एनिमल किंगडम के बारे में जानकारी दी जाएगी। एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट दो जो समूह बनाए गए, उसमें हम आपको सबसे पहले नॉन कॉर्डेट के बारे में बताएंगे कि ऐसे एनिमल जिनमें जीवन के किसी न किसी समय में कभी भी नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं होता। तो जब उनके शरीर में नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं होता है तो ऐसे एनिमल को हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ये ज़्यादातर कंडीशन में जलीय हो सकते हैं और फिर स्थलीय भी होते हैं। कई तरह के जल, स्थल, नभ, इन सारी चीज़ों में पाए जा सकते हैं। नॉन कॉर्डेट से अभिप्राय यही है कि नॉन कॉर्डेट ऐसे जंतुओं का समूह है जिनमें कोशिका स्तर, ऊतक स्तर, अंग स्तर तथा अंगतंत्र स्तर के लेवल डिस्ट्रीब्यूशन तो पाए जाते हैं, लेकिन उनमें मेरुरज्जु या जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं वो उनके जीवन में कभी नहीं उत्पन्न होते। अर्थात ये बिना नोटोकॉर्ड के ही होते हैं, अर्थात इनमें पृष्ठरज्जु की में नहीं पाया जाता है। पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है, इस नाते इनको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। और जो कॉर्डेटा संघ के जंतु होते हैं वो कॉर्डेटा संघ के जंतु ऐसे हैं जिनमें जीवन के किसी न किसी समय या तो पूरे जीवन नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है या फिर जीवन के किसी न किसी समय में उपस्थित होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम कॉर्डेट कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हो कि कॉर्डेटा ऐसे जंतुओं का समूह है जिसमें मेरुरज्जु या पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है, नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, और नॉन कॉर्डेट ऐसे एनिमल हैं जिसमें मेरुरज्जु या नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होता। तो बच्चे, नॉन कॉर्डेट के बारे में आज हम आपको बताएंगे। नॉन कॉर्डेट क्या है? तो अभी मैंने बताया कि ऐसे एनिमल्स जिसके शरीर में या जिसके पृष्ठ पर पृष्ठरज्जु या मेरुरज्जु या नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं होता, उनको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। आज हम आपको नॉन कॉर्डेट में 4 फाइलम के बारे में बताएंगे: पोरीफेरा, सिरेंटेटा या नाइडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके अलावा और भी नॉन कॉर्डेट्स हैं, जैसे एस्केहेल्मिन्थेस या निमेटोड्स जिसको कहते हैं। निमेटोड्स के बाद एनीलिडा, एनीलिडा के बाद मोलस्का या आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद फिर जो है हम पढ़ते हैं हेमीकॉर्डेट, और हेमीकॉर्डेट तक के जो एनिमल हैं इनको हम नॉन कॉर्डेट में रखते हैं। बच्चे, पहले हेमीकॉर्डेट को कॉर्डेट का ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हेमीकॉर्डेट को नॉन कॉर्डेट में पढ़ा जाता है। तो इस तरह से पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमीकॉर्डेटा, ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती या रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो इन सभी को हम नॉन कॉर्डेट में पढ़ते हैं। अब इस नॉन कॉर्डेट का पहला जो फाइलम होता है वो पोरीफेरा है। आज हम आपको इस वीडियो में केवल 4 फाइलम के बारे में बताएंगे: पोरीफेरा, सिरेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इनमें से सबसे पहले हम आपको पोरीफेरा के बारे में बताते हैं कि पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स में बच्चे, इसमें आप ध्यान दीजिए कि पोरीफेरा, पोर्स माने होता है छिद्र, छोटे छोटे छिद्र। ऐसे जंतुओं का संघ जिनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, शरीर खोखली होती है, शरीर में
किसी प्रकार के टिश्यू, आर्गन अथवा आर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है। शरीर की कोशिकाएं ही अपने आप को परिवर्तित करके अलग अलग कामों को संपादित करती हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको पोरीफेरा में रखते हैं। इनके शरीर पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। पोरीफेरा फाइलम के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे लगा होगा, इसको साइकान कहते हैं। साइकान के बाद ल्यूकोसलोनिया, स्पंज, यू स्पंजिया, ये सभी जो हैं पोरीफेरा फाइलम के प्रारूपी जंतुओं में आते हैं। और इस संघ के ज़्यादातर एनिमल्स बच्चे लवणीय जल में अर्थात समुद्रों में पाए जाते हैं। समुद्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये इनका जो शारीरिक संगठन है वो कोशिका लेवल का या सेलुलर लेवल का लेवल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, अर्थात कोशिका स्तर का इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। इनकी शरीर द्विस्तरीय होती है, मीन्स द्विकोरकी से बने होते हैं। मतलब इनका जो जनन संगठन स्तर है, उस जनन स्तर में एक्टोडर्म और इंडोडर्म ही होता है, मीजोडर्म नहीं होता। अर्थात इनके शरीर की उत्पत्ति मात्र 2 जनन स्तरों से होता है। इस नाते इसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं अथवा द्विकोरकी जंतु कहते हैं। अगली चीज़, पोरीफेरा का जो टिपिकल कैरेक्टर है वह टिपिकल कैरेक्टर है कि इनमें बच्चे नाल प्रणाली पाई जाती है, कैनाल सिस्टम कहते हैं इसको। जितने पोरीफेरा संघ के जंतु हैं उसमें नाल तंत्र पाया जाता है, कैनाल सिस्टम। और ये कैनाल सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम एस्कान, साइकान तथा ल्यूकान प्रकार का कैनाल सिस्टम कहते हैं। एस्कान, साइकान तथा ल्यूकान। इसमें जो सबसे सिंपल नाल सिस्टम है वो है एस्कान टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। अब देखो बच्चे, है क्या चीज़ आखिर, ये कैनाल सिस्टम क्या होते हैं? तो एक्चुअली कैनाल सिस्टम का मतलब कि जो ये पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं, ये जल संवहन तंत्र के माध्यम से ही भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। अपने जनन अंगों से स्पर्म को, ओवा को बाहर निकालते हैं। इनमें जनन क्रिया बाहर होती है, एक्सो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। तो एक्सो फर्टिलाइजेशन क्रिया के माध्यम से ये अपने स्पर्म और जो मेल गैमीट, फीमेल गैमीट्स को पानी में बाहर छोड़ते हैं। इन सारी क्रियाओं के लिए कैनाल सिस्टम या जल संवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको नाल तंत्र कहते हैं। इस नाल तंत्र की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले बाहर जल से इनकी सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको आस्टिया कहते हैं। और उस आस्टिया के रास्ते से सभी जंतुओं का शरीर खोखली होती है और इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको स्पंजोसील अथवा स्पंज गुहा या इसको गैस्ट्रोसील भी कहते हैं। एक खोखली गुहा है, इसके अंदर वह पानी प्रवेश करता है। जलधारा के साथ जो छोटे मोटे कीट पतंगे अथवा अन्य चीज़ें जिसको ये अपना भोजन के रूप में, आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, ये उसी नाल तंत्र के माध्यम से पहले जल से ऑस्टिया में आते हैं। ऑस्टिया से इनके स्पंजोसील में आते हैं। स्पंजोसील मतलब जो इनकी खोखली कैविटी है। और इसके बाद यहाँ से एक लहर उत्पन्न होती है कोइनोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। और ये जो इनके जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं या जिनको ये नहीं रखना चाहते या इनके लिए जो वेजुएबल नहीं होता, जो अच्छा नहीं होता है, उसको ये अपने ऑस्कुलम के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। सबसे ऊपर जो बड़ा छिद्र होता है उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। तो ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है इनके स्पंजोसील में और स्पंजोसील से पानी ऑस्कुलम के रास्ते से बाहर निकल जाता है। तो ये जल धारा के जाने और निकलने की जो प्रक्रिया है इसी को नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम कहते हैं। ये इनकी प्रमुख विशेषता होती है। और दूसरी विशेषता ये कि इनमें जो 2 तरह की कोशिकाओं का समूह है, सबसे बाहर की तरफ जो आवरण कोशिकाएं होती हैं उनको पिनोइकोसाइट कहते हैं, पिनोइकोसाइट कोशिकाएं। और अंदर की तरफ होती हैं जिनको कीप सेल अथवा कोइनोसाइट सेल कहते हैं। कीप सेल अथवा कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं
ये कॉलरनुमा संरचना बनाती हैं, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं और इसके द्वारा ये जो है अपना काम करते हैं। तो ये पोरीफेरा के कुछ सामान्य कैरेक्टर्स थे। और इसके बाद मुझे अगला जो फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा अथवा नाइडेरिया। नाइडेरिया और पोरीफेरा में क्या अंतर है? नाइडेरिया और पोरीफेरा में अंतर ये है बच्चे, डेवलपमेंट की ये सीरीज है। पोरीफेरा, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से टोनोफोरा, ऐसे क्रम से बढ़ते हैं। जो विकास का क्रम है उस विकास के क्रम में जैसे ही हम सिलेंट्रेटा फाइलम में पहुंचते हैं, सिलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें लेबर डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। अर्थात जो सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं उसमें ऊतक स्तर का श्रम विभाजन हो जाता है, मतलब टिश्यू लेवल का श्रम विभाजन है। परंतु अभी भी इनकी जो बॉडी कैविटी बनती है, जो देह भित्ति बनती है, उसमें दो ही स्तर होते हैं। अर्थात ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट मतलब बच्चे इनके शरीर में कोई गुहा नहीं पाई जाती, सत्य गुहा नहीं पाई जाती है, जैसा कि पोरीफेरा में भी है। पोरीफेरा में भी गुहा नहीं होती, वो भी एसिलोमेट होता है, अगुही होता है। जो सिलेंट्रेटा संघ के एनिमल हैं ये भी अगुही होते हैं। परंतु अंतर ये है कि सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में जो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन है वो टिश्यू लेवल का होता है, माने ऊतक स्तर का श्रम विभाजन पाया जाता है। ऊतक स्तर का श्रम विभाजन पाया जाता है इनमें। और ये दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं बच्चे, एक को हम मेडुसा अवस्था कहते हैं, एक को पॉलिप अवस्था कहते हैं। आपके सामने मैंने दो फिगर लगाया है, एक है जेलीफिश और एक हाइड्रा लगा होगा। जो हाइड्रा होती है, जो जेलीफिश होती है वो मेडुसा शेप में होती है, माने इसकी मेडुसा अवस्था होती है। और हाइड्रा जो होता है वो पॉलिप अवस्था में होता है। अर्थात इनके ये जो पाए जाते हैं प्रकृति में, ये दो रूपों में पाए जाते हैं, मेडुसा अवस्था में और पॉलिप अवस्था में। मेडुसा अवस्था का उदाहरण जेलीफिश और पॉलिप अवस्था का उदाहरण ये हाइड्रा होता है। ये पूरी तरह से ऊतक स्तर का इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। इनकी शरीर द्विस्तरीय होती है, एसिलोमेट होते हैं, मतलब इसमें गुहा नहीं पाई जाती है। और मैक्सिमम एनिमल्स जो है वो जलीय होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसके बाद देखो बच्चे, अगला जो फाइलम है वो है टीनोफोरा। टीनोफोर ऐसे एनिमल्स का समूह है जो टीनोफोर ऐसे एनिमल्स का समूह है बच्चे जिसमें टीनोप्लाना एक एनिमल है जिसे समुद्री अखरोट कहते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि इनके शरीर से चमक उत्पन्न होती है, दीप्ति उत्पन्न होती है। इनकी शरीर भी द्विस्तरीय होती है, अर्थात जो शरीर बना हुआ है जनन स्तरों से, उसमें दो ही जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। गुहा नहीं होती, अर्थात ये सिलोमेट होते हैं। इनमें जो जनन क्रिया है वह जनन क्रिया भी बाह्य जनन होता है, माने जल के अंदर इनके मेल तथा फीमेल गैमिट्स संयुग्मन करते हैं। और इनमें जो है एक प्रदीप्ति उत्पन्न होती है। और मुख्य रूप से ये पूरी तरह से जो आपका टीनोफोर हैं ये सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस के बीच मिडिल कैरेक्टर शो करते हैं और ये सिलेंट्रेटा के विकास को प्रदर्शित करते हैं। टीनोफोर के बाद एक जो अगला फाइलम है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस या फ्लैट वॉर्म इसमें पाए जाते हैं, चपटे कृमि पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस ऐसे जंतुओं का समूह है जो अब यहीं से बच्चे जब हम विकास का क्रम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पोरीफेरा में ऐसे जंतुओं का समूह जिसमें द्विस्तरीय
देह भित्ति पाई जाती है। जनन स्तर द्विस्तरीय होते हैं, एक्टोडर्म और मेसोडर्म इंडोडर्म पाए जाते हैं। गुहा नहीं पाई जाती, माने एसिलोमेट होते हैं। जनन क्रिया बाह्य होती है, आंतरिक प्रजनन नहीं पाया जाता। जैसे ही और उसमें टिपिकल करेक्टर मैंने बताया था कि कोइनोसाइट सेल पाई जाती हैं, माने पोरीफेरा का एक स्पेशल लक्षण है कि उसमें कीप कोशिकाएं या कोइनोसाइट सेल पाई जाती हैं जो विशेष प्रकार के जल संवहन तंत्र में मदद करती हैं। इसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ाया आपको नाइडेरिया फाइलम। नाइडेरिया फाइलम में ऊतक स्तर का श्रम विभाजन पाया जाता है। ऊतक स्तर का श्रम विभाजन हमको देखने को मिलता है, मतलब कई तरह की कोशिकाएं आपस में एक ग्रुप बना करके एक स्पेशल काम करती हैं, कुछ ऊतक कुछ और काम करते हैं, इस तरह से होता है। इसको कहते हैं टिश्यू लेवल लेबर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम जब टीरोफोर में आते हैं तो यहाँ भी ऊतक स्तर का ही श्रम विभाजन पाया जाता है। और जैसे ही हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, विकास के क्रम में परिवर्तन होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जितने सदस्य होते हैं इनको हम चपटे कृमि कहते हैं बच्चे, फ्लैट वॉर्म कहते हैं। इनमें कुछ नॉन पैथोजेनिक होते हैं, कुछ पैथोजेनिक होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ परजीवी नहीं होते। और ये जो हैं इनकी जो शारीरिक संरचना होती है, उस शारीरिक संरचना में जो इनकी देह भित्ति है वह देह भित्ति त्रिस्तरीय हो जाती है, अर्थात जनन स्तर इस पे 3 पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म। 3 प्रकार के जनन स्तर होते हैं। इनमें अंग स्तर का श्रम विभाजन पाया जाता है, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गन लेवल का होता है, माने इनके शरीर में ऑर्गन्स बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं। और इनमें जो भी फिजियोलॉजी होती है, जनन, उत्सर्जन, पाचन, पोषण, गमन, इन सारी चीज़ों के लिए ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं बच्चे। इनमें जो जनन सिस्टम है वो जनन सिस्टम के लिए प्रत्येक खंडों में ये छोटे छोटे खंड्स के रूप में इनके शरीर में वो पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं, जिसमें टेस्टिस और ओवरी पाई जाती है। प्रत्येक खंडों में टेस्टिस और ओवरी में बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा जनन की जो क्रिया होती है वो आंतरिक रूप से होती है, बाह्य जनन नहीं होता है। अर्थात प्लेटीहेल्मिन्थीज सदस्य के जंतुओं में जनन क्रिया आंतरिक होती है। आंतरिक मतलब जंतु के शरीर के अंदर ही जब जनन क्रिया होती है तो उसको हम कहते हैं इंडो फर्टिलाइजेशन या आंतरिक जनन। तो आंतरिक जनन की जो क्रिया है वो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों से शुरू हो जाती है। इसके पहले मैंने बताया कि इनमें बाह्य जनन होता है। हाँ, ये चीज़ है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सदस्यों में भी अभी डाइमॉर्फिज्म डेवलप नहीं है। डाइमॉर्फिज्म मैं बता दूं आपको, डाइमॉर्फिज्म क्या है। जब दो एक ही जाति के एनिमल्स मेल और फीमेल अपने बाह्य कैरेक्टरों के आधार पे अलग अलग दिखाई देते हैं तो उसको कहते हैं डाइमॉर्फिज्म या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। अभी टिनिया सोलियम अथवा जो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का जो प्रारूपी जंतु है टिनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिका, प्लेनेरिया, ये सभी इस फाइलम के सदस्य हैं। और इनमें मेल और फीमेल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, एक ही शरीर में नर तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं और इंडो फर्टिलाइजेशन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सदस्य हैं उसमें कुछ सदस्य परजीवी होते हैं जिसमें चूसक पाए जाते हैं जो जीवधारियों के शरीर से सट करके चिपक करके ब्लड तथा म्यूकस का पोषण करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उत्सर्जन तथा परिवहन के लिए एक कोशिकाएं इसमें टिपिकल पाई जाती हैं बच्चे, जिनको हम फ्लेम सेल अथवा ज्वाला कोशिका कहते हैं। ये चीज़ें आप जरूर दिमाग में रखेंगे कि कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं जो प्रत्येक सदस्य की प्रारूपी लक्षण होते हैं। उन प्रारूपी लक्षणों में जो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के सदस्य हैं इनमें ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन का काम करती हैं, मतलब एक्सक्रेटरी मैटर को शरीर से बाहर निकलने का काम करती हैं। इनको फ्लैम सेल या ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ऐसे ही
पोरीफेरा संघ जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था आपको कि कीप कोशिकाएं, यह जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम उनका होता है, तो उनको दिमाग में रखना चाहिए कि कोइनोसाइट सेल्स पोरीफेरा फाइलम में एक टिपिकल कैरेक्टर है। हाइड्रा अथवा जो नाइडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा फाइलम में जब आएंगे तो यहाँ पर नीडोब्लास्ट पाया जाता है बच्चे, या ये दंश कोशिकाएं जिनको कहते हैं। तो हाइड्रा इस संघ का प्रारूपी एनिमल है और इसके पूरे जो टेंटिकल्स जो इसके स्पर्शक निकले होते हैं इसके माउथ पार्ट के किनारे किनारे, उन सभी में नीडोब्लास्ट पाए जाते हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको डॉग सेल कहते हैं। ये दंश कोशिकाएं ही अपने आहार को पकड़ने में हाइड्रा की मदद करती हैं। तो पोरीफेरा में कोइनोसाइट सेल्स, सिलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं अथवा नीडोब्लास्ट, और जब प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के सदस्यों में आते हैं तो इसमें ज्वाला कोशिकाएं अथवा फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, जो इनके प्रारूपी लक्षण हैं। और जो टीनोफोर मैंने बताया था उसकी विशेषता यही है कि समुद्री अखरोट की तरह होते हैं और ये स्वतः प्रदीप्त उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। तो ये जो 4 फाइलम्स मैंने बताया आपको, ये लोअर नॉन कॉर्डेट होते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोर, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये लोअर नॉन कॉर्डेट हैं। इनकी शरीर सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थोड़े थोड़े परिवर्तन क्रमशः होते जाते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि जो एवोल्यूशन की प्रक्रिया है वो क्रमशः वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे विकास के क्रम में हुआ है। और जिस तरह से पोरीफेरा से फिर जो है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से टीनोफोर, टीनोफोर से प्लेटीहेल्मिन्थेस तक हम बढ़ते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थेस तक आते आते जो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन शरीर का है वो ऑर्गन लेवल का हो जाता है, मतलब अंग स्तर का श्रम विभाजन इनमें पाया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतनी बात 4 फाइलम्स के बारे में बताया। शेष नॉन कॉर्डेट फाइलम्स के बारे में आपको हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।